हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों और सभी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है ये बताऊंगा, और उस गति का जो पथ है जो आएगा उसकी त्रिज्या और जो एक चक्कर का समय है अर्थात आवर्तकाल का जो सूत्र है अर्थात आवर्तकाल का जो सूत्र है वो निगमन करके दिखाऊंगा। यहाँ एक प्लस क्यू आवेश का एक कण है जो बिंदु P पर यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो कण है ये चुंबकीय क्षेत्र B में, जो कि कागज के तल के लंबवत है, ये इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस से जो दर्शाया जाता है वो कागज के तल के लंबवत होता है। इस प्रकार से ये कागज के तल के लंबवत, यानी ये जो है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, जो क्रॉस से प्रदर्शित है। अब मान लिया ये जो कण है प्लस क्यू आवेश का, ये इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से इसमें प्रवेश करता है। ये इसका वेग है v, आप देख रहे हैं जो वेग है वो तो कागज के तल में है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, चुंबकीय बल लगता है, और ये जो चुंबकीय बल है वो होता है, इस सूत्र द्वारा हम निकालते हैं F बराबर क्यू वी बी। ये क्या है? कण पर लगने वाला चुंबकीय बल ये हुआ। ये क्यू वी बी मैक्सिमम बल होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि पूरा जो फार्मूला है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और यहाँ क्या है, साइन थीटा वो साइन 90 के बराबर है, चूँकि ये लंबवत हैं, जो वेग की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो परस्पर लंबवत दिशा है, और इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ साइन थीटा के स्थान पर 1 आ जाता है, इसलिए F अधिकतम हो जाता है, F बराबर क्यू वी बी। ये तो समीकरण नंबर 1 है। अब इसकी दिशा क्या होगी, जो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा को आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप ये जो मध्यमा है, बीच वाली उंगली है, ये तर्जनी है जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, और ये अंगूठा है, इन्हें परस्पर हम लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि ये जो तर्जनी है ये तो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये जो मध्यमा है ये धनावेश की गति की दिशा, यानी धारा की दिशा भी कह सकते हैं, या धनावेश की गति की दिशा उसमें रखते हैं। तो जो ये अंगूठा है ये कण पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। अब हम ऐसे करते हैं, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे है, नीचे की ओर है कागज के तल के लंबवत, और जो ये आप देख रहे हैं जो वेग है कण का वो इस दिशा में है। तो इस दिशा में हमने ये मध्यमा उंगली कर दी
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने ये तर्जनी नीचे की ओर कर दी है कागज़ के तल के लंबवत। तो अंगूठा आप देख रहे हैं, अंगूठा ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो जो कागज़ के तल के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के तल के भी, जो कागज़ के तल के लंबवत यानी V की दिशा के और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की दिशा के लंबवत है। तो ये दिशा जो आई है ये दिशा है और इस दिशा में ये बल कार्य करेगा। इसी प्रकार से मैं पहले ही बता देता हूँ, मान लिया बिंदु O है, यहाँ दिखाई दे रहा है। जब ये कण यहाँ होगा तो वेग की दिशा तो ये वाली होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने ये अंगुली की हुई है, तो बल जो है फिर इसी दिशा में आएगा। यानी ये जो मैं दिशा दिखा रहा हूँ इस दिशा में ये आ जाएगा। तो इसे हम इसी प्रकार से करते हैं, ये इस दिशा में आ जाएगा। हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र B तथा वेग V दोनों के लंबवत जो बल F है उसकी दिशा यहाँ दर्शा दी है। ये इसकी दिशा है, ये वाली। जो बल है वो वेग की दिशा के लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ से। अतः इसके कारण कण के वेग का परिमाण अर्थात जो चाल है कण की वो नहीं बदलती है, केवल इसकी दिशा बदलती है। ऐसी स्थिति में जब ये लंबवत हों, जब आपने वृत्तीय गति पढ़ी कक्षा 11 में तो उसमें ये बताया जाता है, ऐसी स्थिति उसमें होती है, बल और वेग की दिशा परस्पर लंबवत होती हैं। अन्य बिंदुओं पर भी, जैसे ये O बिंदु है, उस पर भी हमने ये सेम ऐसा ही रहेगा। जो वेग का परिमाण है वो नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगी। ऐसी यहाँ है, यहाँ स्थिति वेग की ये रहेगी जो उसका परिमाण है और दिशा ये रहेगी। इस प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि जो ये कण है वो एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए ये कंडीशन है कि अगर कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका जो वेग है या चाल है वो परिवर्तित नहीं होती है और जो उस पर लगने वाले बल की दिशा है वो सदैव वेग की दिशा की लंबवत रहती है, तो ऐसा जो कण है उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। तो यही हमने इसमें दर्शाया हुआ है। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई वस्तु या कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर इस मार्ग की जो त्रिज्या है ये r है, कण का वेग v है और जो कण का द्रव्यमान है वो m है, तो जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से मिलेगा? अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। तो जो अभिकेंद्र बल है वो इस कण को इस पर लगने वाले चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है। जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल बराबर है, ये भी FU है, mv²/r। ये तो अभिकेंद्र बल जो है चुंबकीय बल से ही मिलता है, इससे ही प्राप्त होता है। इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो QVB बराबर है mv²/r। क्योंकि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता है, वो प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य बलों जैसे चुंबकीय बल है, घर्षण बल है या तनाव बल है, उन्हीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है ये चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो r आप इधर ले जाएं, क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या भी निकालनी है।
एक तो बात ये हुई कि इसकी जो कण की गति है वो कैसी हुई, वृत्ताकार पथ पर हुई। अब जब ये वृत्ताकार पथ पर इसकी गति है तो इस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं उसका सूत्र। तो r बराबर हुआ mv² QVB। v से कैंसिल हुआ, तो जो पथ की त्रिज्या है, पथ की त्रिज्या r इक्वल हुई mv/QB। ये फॉर्मूला है। अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है विवेग से, जिसका द्रव्यमान m है, आवेश उस पर q है, प्लस q आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, तो उसके मार्ग, जो वृत्ताकार मार्ग है, उसकी त्रिज्या का सूत्र ये होगा। अब ये अगर हमें इसका आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल का मतलब पूरे एक चक्कर का समय, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल t से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर हो जाएगा पूरी दूरी, एक चक्कर की दूरी यानी वृत्त की परिधि, और परिधि होती है 2πr। तो ये तो हुई दूरी और अपॉन चाल, चाल है यहाँ v, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी पूरी एक चक्कर की 2πr है, परिधि के बराबर है, और चाल इसकी v है, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब आप इसका यहाँ r का मान रख दें, तो ये 2π/v और r का मान हुआ, लिख सकते हैं mv/QB। v से v कैंसिल, तो t बराबर हुआ 2πm/QB, 2πm/QB। ये आवर्तकाल है। और अगर आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति इसकी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आवृत्ति n से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो ये हो जाएगा 1/2πm/QB। ये QB ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा QB/2πm। ये आवृत्ति है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।